तो शुरू करते हैं। तो इसमें मतलब जो भी पढ़ने वाला होगा वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल बैक्टीरियोलॉजी में तो यही है, बैक्टीरियल सेल वॉल करनी है सबसे पहले। तो सेल वॉल में स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव का, नहीं पहले ये वाली सेल वॉल है। तो कोई भी बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, सबसे बाहर कैप्सूल होगा, फिर सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और इस सेल वॉल के ऊपर फिम्ब्रिए लगे होंगे और उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूजन बॉडीज और राइबोसोम और न्यूक्लियोइड। फिर जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, उसमें सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स होगी, उसके बीच में लाइपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड होगा, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही करना, फंक्शन क्या आते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइसिस, रिजिडिटी देता है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो सेल वॉल का क्या है कि प्रोटेक्ट करेगा सेल को अगेंस्ट लाइसिस, रिजिडिटी देगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करेगा, और वायरुलेंस फैक्टर होते हैं जो कि पैथोजेनिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं और इम्यूनिटी देते हैं। बाकी ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर सिंपलर होता है बाय ग्राम नेगेटिव। तो उसमें ये डायग्राम ही करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है जिसमें कि टिकोइक एसिड है और बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव में थिकर होती है और हर एक पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर में क्या है, म्यूकोपेप्टाइड की चेन है, ये वाली चेन, और म्यूकोपेप्टाइड की चेन में क्या है, NAG और NAM, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के मॉलिक्यूल्स, और दे आर जॉइंट टू ईच अदर वाया टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स एंड पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस। तो इसमें बस इतना ही है। उसके बाद टिकोइक एसिड क्या आता है कि टिकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। टिकोइक एसिड ग्लीसरोल के पॉलीमर्स है विच आर जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप, और दो तरह के टिकोइक एसिड होते हैं, सेल वॉल टिकोइक एसिड और लाइपो टिकोइक एसिड। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में भी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और लेकिन इसमें टिकोइक एसिड नहीं होता। तो ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, इनमें भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन है। इनके ऊपर अब एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं और ऊपर लिपिड है, लिपिड के ऊपर हमारे पॉलीसेकेराइड है। तो हम पढ़ लेते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर काफ़ी थिन है, उसमें भी NAM और NAG मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज नहीं होता। फिर है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लेयर है जो पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर होती है, और आउटर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू फॉस्फोलिपिड बाय ब्रोन्स लाइपोप्रोटीन। प्रोटेक्टिव बैरियर होती है, और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर पोरिन प्रोटीन्स ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है और ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता। लाइपोपॉलीसेकेराइड में लिपिड A है, फिर कोर पॉलीसेकेराइड है और O साइड चेन है। तो जो लिपिड A है एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है इसकी, और जो कोर पॉलीसेकेराइड है तो इसमें सब नाम ही याद करने हैं, लिपिड A, कोर पॉलीसेकेराइड और O साइड चेन। पेरिप्लाज्मिक स्पेस दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं करनी। इस चैप्टर में तो बस वही था, सेल वॉल करनी थी। फिर लैब डायग्नोसिस पे आते हैं। तो लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यार इसमें कैप्सूल भी था इम्पोर्टेंट। कैप्सूल हो गया ना शुरू में, 1 मिनट, किधर गया कैप्सूल। अच्छा, तो शेप है बैक्टीरियल, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल अपेंडेजेस।
तो कैप्सूल कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल हाँ, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। और ये जो कैप्सूल है हाँ, एक कैप्सूल होता है, फिर एक स्लाइम लेयर होती है और एक बायोफिल्म होती है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होती है। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट इजीली वॉश्ड ऑफ, इट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। और जब ग्लाइकोकैलिक्स डिफ्यूज है, अनऑर्गेनाइज है, लूज है और आसानी से रिमूव हो जाएगी, तो स्लाइम लेयर होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है कैप्सूल का? मोस्टली पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन बेसिलस में ये बेसिलस एंथ्रासिस में ये पॉलीपेप्टाइड होता है। तो उसके बाद है फंक्शन क्या होता है कैप्सूल के? सबसे पहले वायरुलेंस फैक्टर होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है वो सभी का मेन वायरुलेंस फैक्टर उसका कैप्सूल ही लिखना है, और सभी में यही चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है कि कैप्सूल प्रोटेक्ट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड lysis, prevent cell from drying out, protect from action of lysozymes and bacteriophage, और कई कैप्सूल में भी टॉक्सिक टू होस्ट सेल एंड इंड्यूस एब्सेस फॉर्मेशन। और फिर है हमारी बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म क्या आता है? लिविंग इकोसिस्टम है मेड अप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एम्बेडेड विद इन अ सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो खुद ही अपने एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे और उसमें बैक्टीरिया के सेल पड़े होंगे, बायोफिल्म बनाएंगे। तो जैसे ये है, बायोफिल्म खुद ही बनाएंगे और बीच में बैक्टीरिया पड़े होंगे। तो परसिस्टेंट बायोफिल्म्स जिनमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है, तो उनका काम क्या है कि कोई भी प्लास्टिक सरफेस है या कोई भी डैमेज टिश्यू है उसके साथ वो एडहेरेंट हो जाएंगे, जैसे मेडिकल डिवाइस, कैथेटर या पेसमेकर। फिर हाँ, तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप यही होता है, एडहेशन करना। तो वो एडहेशन कैसे करते हैं? बायोफिल्म बना के। फिर कैप्सूल से वैक्सीन भी बनती है, क्योंकि वो सबसे बाहर होता है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? एंटीजेनिक होता है, एंड जो एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज है वो प्रोटेक्टिव होती है। तो कैप्सुलर एंटीजेंस आर पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो जैसे न्यूमोकोकस है, मेनिंगोकोकस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में सिर्फ टाइप बी में कैप्सूल होता है, तो उसकी कैप्सुलर वैक्सीन बनती है। फिर है हाँ, हम कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं? तो ये भी उसमें आता है, लैब डायग्नोसिस में लिखना है। तो सबसे पहले नेगेटिव स्टेनिंग कर सकते हैं बाय इंडिया इंक। तो जब भी इंडिया इंक हम डालेंगे तो कैप्सूल एक क्लियर रिफ्रैक्टाइल हेलो जैसा दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें ब्लैक दिखेंगी। तो इसकी फ़ोटो आगे है। बाकी ब्लैक दिखेगा, सिर्फ कैप्सूल दिखेगा क्लियर सा, तो उसे कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग बाय इंडिया इंक। उसके बाद है बेसिलस एंथ्रासिस के कैप्सूल को देखने के लिए हम डालते हैं एम्फेडिन कैप्सूल स्टेन। तो ये क्या आती है? पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू स्टेन। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, क्योंकि कैप्सूल क्या है? एंटीजन है बॉडी के लिए, तो हम उसे एंटी कैप्सुलर सीरम में मिक्स करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कैप्सूल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय एडिंग एंटी सीरम मिक्सड विद मिथिलीन ब्लू। तो जब मिथिलीन ब्लू डालेंगे तो कैप्सूल स्वॉलन, रिफ्रैक्टाइल और डिलिनिएटेड दिखेगा। इसे कहते हैं क्विलिंग रिएक्शन। उसके बाद है कैप्सुलर एंटीजन को हम CSF के सैंपल में डिटेक्ट कर सकते हैं बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये भी न्यूमोकोकस, क्रिप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए जिनके कैप्सूल से वैक्सीन बनती है। ठीक है। फिर हम फ्लैजेला तो नहीं है, तो बस यही है इसमें। स्पोर्स भी है, लेकिन स्पोर्स तो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम में है, वो भी उसके चैप्टर में ही दिया हुआ अच्छे से। फिर है हाँ, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या आता है कि जब भी हम बैक्टीरिया को किसी सुटेबल लिक्विड कल्चर मीडियम में डाल के इंक्यूबेट करेंगे तो उसकी ग्रोथ का एक डेफिनेट कोर्स होता है। तो जब भी ऐसे कल्चर का हम ग्रोथ डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट लेवल पे, मतलब टाइम और ग्रोथ का एक कर्व बनाते हैं, उसे कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहले आता है लैग फेस, फिर आता है लॉग फेस, और फिर आता है स्टेशनरी फेज एंड फेज ऑफ डिक्लाइन। तो ये हमारा वाइबल काउंट का तुम करते हैं। लैग फेज क्या आता है? जब हमने इनोक्यूलेट किया और जब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ, इन दोनों के बीच का टाइम, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो स्ट्रेट लाइन आएगी।
तो इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया इंक्रीजेज इन साइज ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ एंजाइम एंड मेटाबोलाइट। फिर आता है लोग फेस, इसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्टेज पे बैक्टीरिया अब स्मॉल हो जाएगा क्योंकि डिवीजन होती जा रही है, एक्टिव होगा और यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होगा। तो ये बेस्ट टाइम होता है स्टेनिंग के लिए। फिर आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में अब सारे बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए, टॉक्सिक प्रोडक्ट अकुमुलेट कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाएगी। हाँ, और इसमें इतने सेल्स बन जाते हैं कि दे आर इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। तो इसलिए नंबर ऑफ जो वाइएबल सेल्स हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, तो बैलेंस हो जाता है बिटवीन डाइंग सेल्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल। लेकिन टोटल काउंट बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल काउंट में तो डेड भी आएंगे, तो नए तो बन ही रहे हैं और डेड भी है, तो इसलिए टोटल काउंट बढ़ रहा है लेकिन वाइएबल काउंट कांस्टेंट है। डिक्लाइन फेज में क्या है कि बैक्टीरिया की अब ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो अब सिर्फ सेल डेथ हो रही है। तो अब टोटल काउंट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कोई ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन वाइएबल काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी बैक्टीरिया हो सब में एक ही चीज़ लिख दो। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम करते क्या बैक्टीरिया में, सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, फिर हम डायरेक्ट डिटेक्शन करेंगे। डायरेक्ट डिटेक्शन में आता हमारा माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग कर सकते हैं, तो जो हमने 2 की हुई है, और एल्बर्ट स्टेनिंग। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हैं, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। फिर हम एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, और हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय पीसीआर। फिर एक कल्चर में कल्चर मीडिया पर लिखना है, कल्चर का मेथड लिखना है। फिर कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, स्मीयर देखेंगे और मोटिलिटी को टेस्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कैटालेस, ऑक्सीडेस, कोएगुलेस वगैरह टेस्ट। ऑटोमेटेड मेथड्स होते हैं जैसे मार्डी, टीओएफ। फिर है एएसटी करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। सिरोलॉजी करते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड होता है और टाइपिंग मेथड होता है। तो हम शुरू करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन से। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या है कि अगर सीवीएस का कोई है इन्फेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लड कल्चर का स्पेसिमेन लेंगे। तो जो ब्लड का हम स्पेसिमेन लेंगे, तो इसमें हमें पूरा वो लिखेंगे कि कैसे लेना है। तो हम डिसइंफेक्शन करेंगे स्किन का, पहले अल्कोहल से और फिर क्लोरहेक्सिडिन से। उसके बाद हम ब्लड ले लेते हैं अडल्ट के लिए 8 to 10 मिलीलीटर। अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसकी हमें सिरोलॉजी करनी है, तो हम ब्लड लेंगे वही मिनिमल एसेप्सिस से और वैक्यूटेनर में ले लेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम सिर्फ अल्कोहल से कर लेते हैं साफ़। डायरियल डिजीज़ में स्टूल ले सकते हैं और रेक्टल स्वैब ले सकते हैं। मेनिंजाइटिस में सीएसएफ लेंगे। अगर और किसी बॉडी एरिया का है तो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड लेंगे, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। स्किन का है तो पस ले सकते हैं, एक्सुडेट, वूंड स्वैब, एस्पिरेट ले सकते हैं। एनारोबिक इन्फेक्शन है तो वही एस्पिरेट, टिश्यू स्पेसिमेन, ब्लड, बोन मैरो, स्वैब और स्पूटम नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यूआरटीआई है तो थ्रोट स्वैब लेंगे टॉन्सिल के ऊपर वाली मेम्ब्रेन से, नेजोफेरेंजियल स्वैब ले सकते हैं। एलआरटीआई के लिए स्पूटम, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश और लंग बायोप्सी। टीबी के लिए स्पूटम लेंगे, 2 लेंगे, एक तो अर्ली मॉर्निंग और स्पोर्ट वाला, वेल वेंटिलेटेड एरिया में लेंगे। इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक एस्पिरेट कर सकते हैं। यूटीआई में 3 तरह से यूरिन ले सकते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन से और कैथेटर से। जेनाइटल इन्फेक्शन में यूरेथ्रल स्वैब, सर्वाइकल स्वैब ले सकते हैं, और अल्सर है तो उससे एक्सुडेट ले सकते हैं। आई का इन्फेक्शन है तो कंजक्टाइवल स्वैब, कॉर्नियल स्वैब और कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन है तो आउटर ईयर से स्वैब ले सकते हैं, इनर ईयर से एस्पिरेट ले सकते हैं। तो सारा एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल, तो सभी में लिखना है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने हैं, और एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले सैंपल लेना होता है, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, और स्वैब्स हाँ स्वैब्स कन्वीनियंट है लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं होता। कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए।
अगर गलत है कुछ लेबलिंग वगैरह तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर एनारोबिक कल्चर है तो एनारोबिक कलेक्शन कंटेनर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, फॉर्मेलिन के साथ नहीं भेजना चाहिए कोई स्पेसिमेन। फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एज सून एज़ पॉसिबल हमें ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, और मोस्टली ट्रांसपोर्ट टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे इमीडिएट ट्रांसपोर्ट है, जैसे CSF है, बॉडी फ्लूइड है, ऑक्यूलर स्पेसिमेन है, तो उसमें 15 मिनट से 15 मिनट तक ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। यूरिन को हम 24 आवर्स तक रख सकते हैं, लेकिन मतलब टाइम सबके लिए 2 घंटा ही रहेगा। और स्टूल है, स्टूल में अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम डाल देंगे तो वो भी 24 घंटा रह सकता है। स्टूल के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम हमें क्या याद रखना, केरी ब्लेयर मीडियम। और रेक्टल स्वैब भी 24 घंटे तक एनारोबिक कल्चर के लिए रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ में डालेंगे। फिर है मतलब मोस्टली 24 घंटे तक हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, लेकिन ब्लड कल्चर को 37 डिग्री पर इंक्यूबेट करना है। सेम विद स्टेराइल बॉडी फ्लूइड। कॉर्नियल स्क्रैपिंग को इमीडिएटली ब्लड अगार, चॉकलेट अगार पर डाल देना है। स्टूल कल्चर को हम 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, और जो यूरिन है इसे भी 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब स्टूल और यूरिन को हम इंक्यूबेट नहीं करेंगे, इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। फिर है हमारा डायरेक्ट डिटेक्शन। तो डायरेक्ट डिटेक्शन में सबसे पहले स्टेनिंग आती है। लाइट माइक्रोस्कोपी से हम नहीं ठीक तरह डिटेल्स को देख सकते, तो इसलिए हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने से पहले हम स्मीयर को फिक्स करेंगे ताकि वो हिल ना जाए स्टेनिंग के टाइम पे। और जो फिक्सेशन है 2 तरह की होती है, हीट फिक्सेशन और मिथेनॉल फिक्सेशन। फिर है स्टेनिंग में सिंपल स्टेन होती है, जैसे कि मिथिलिन ब्लू हो गई, बेसिक फ्यूशन हो गई, तो ये सारा कलर कॉन्ट्रास्ट देते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया को सेम कलर देते हैं। तो फिर होती है नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग क्या आती है, जैसे इंडिया इंक, तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा लेकिन कैप्सूल हमें अनस्टेन्ड दिखेगा, तो वो अलग से दिखेगा। फिर है इम्प्रेगनेशन मेथड होता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं उन्हें हम सिल्वर सोल्ट से इम्प्रेगनेट करके थिक बना देते हैं, तो ये हम करते हैं स्पैरोशीट्स के लिए। फिर है डिफरेंशियल स्टेन में 2 स्टेन डालेंगे, और जैसे कि ग्राम स्टेनिंग है, डिफरेंशियल है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को डिफरेंशिएट करेगी, ऐसी एसिड फास्ट और एल्बर्ट स्टेनिंग है। फिर हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर तो आता ही है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डालेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, फिर मॉर्डेंट डालेंगे ग्राम सायोडीन, फिर डी कलराइजर डालेंगे और काउंटर स्टेन डालेंगे कार्बल फ्यूशन, ठीक है। इसमें तो यही है। हाँ, तो ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव में डीकलराइजेशन नहीं होगी, तो वो प्राइमरी स्टेन ही दिखेगी, वॉयलेट कलर के दिखेंगे, और ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो जाएंगे, फिर काउंटर स्टेन लेके वो पिंक दिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा एक पीएच थ्योरी होती है और एक सेल वॉल थ्योरी होती है। पीएच थ्योरी क्या कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव का साइटोप्लाज्म एक्सिडिक होता है, तो वो बेसिक डाई को अच्छे से रिटेन कर देता है, और जो आयोडीन है वो मोर्डेंट का काम करता है, तो वो प्राइमरी स्टेन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देगा जो कि रिटेन हो जाता है। सेल वॉल थ्योरी क्या कहता है कि ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, और एक मतलब ये परमिएबिलिटी बैरियर बनाती है, तो इसलिए मतलब जो पहले स्टेन हो गई वो बाहर आसानी से नहीं निकलती। ग्राम नेगेटिव मोर परमिएबल है, तो आउटफ्लो ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आसानी से हो जाता है। फिर मॉडिफिकेशन तो नहीं आती, ठीक है। यूज़ में हम सभी में डालते हैं ग्राम स्टेनिंग, तो जितने भी आएंगे सभी में हम ग्राम स्टेनिंग ही लिखेंगे। और यीस्ट में हम कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस के लिए लिखते हैं। उसके बाद है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग होती है माइकोबैक्टीरियम के लिए, तो प्रैक्टिकल का है सारा। एल्बर्ट स्टेनिंग हम कोरिनेबैक्टम बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं, तो ये उनके चैप्टर में लिखना है। फिर एंटीजन डिटेक्शन है, तो ये मतलब सभी में लिखना है, तो अलग अलग मेथड याद कर लो। एंटीजन डिटेक्शन होती है लेटेक्स एग्लूटिनेशन से, इम्यूनोक्रोमाटोग्राफिक टेस्ट से। तो हम क्लासिकल एग्जांपल है कि हम न्यूमोकोकाई का, मेनिंजोकोकाई का और एच इन्फ्लुएंजा का कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। और फिर न्यूमोकोकाई और लीजियोनेला का यूरिनरी एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। और ट्रिपोनीमा पैलिडम के लिए हम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं।
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लिख सकते हैं DNA RNA दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। किससे? PCR से। फिर हम आते हैं कल्चर पे। तो कल्चर में कल्चर मीडिया अलग अलग होते हैं, तो ये सारा हमारा प्रैक्टिकल वाला ही है, तो इसमें कुछ है नहीं खास, वही सारी चीज़ें हैं। सिलेक्टिव मीडिया पढ़ लेता है, बाकी सब में तो कल्चर ही लिखना है, किसी का भी लिख देना। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, और डिफ्थेरिया के लिए इधर आएगा। चलो, एलजे मीडिया किसके लिए होता है? माइकोबैक्टीरियम के लिए। फिर TCBS होता है विब्रियो के लिए। DCA और XLD होता है साल्मोनेला शिगेला के लिए। और जो पोटेशियम टेलुराइट अगार है ये होता है कोरिनेबैक्टम डिफ्थेरिया के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम हमने देख ही लिया, स्टूल के लिए कैरी ब्लेयर होता है। और बाकी डिफरेंशियल मीडिया है, अगर किसी लैक्टोस फर्मेंटर वगैरह को करना है तो मैकोंकी अगार डालेंगे। और फिर है क्लेड अगार, किसके लिए डालते हैं हम? अच्छा, क्लेड अगार बस उसका अल्टरनेटिव है। एनारोबिक है, एनारोबिक हम किस में डालते हैं? क्लोस्ट्रीडियम में, तो RCM ब्रोड डालेंगे। उसके अलावा क्या होता है? थायोग्लाइकोलेट होता है। और एग योक अगार याद रखना है। फिर अब ब्लड कल्चर मीडिया में कन्वेंशनल होता है मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक में BHI ब्रोथ और बाईफेजिक में BHI ब्रोथ प्लस BHI अगार होता है। बाकी तो ये कुछ नहीं है। ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक में क्या आता है? ऑटोमेटेड में हमें माल्डी TOFE की याद रखना है। उसके अलावा बैक्टी अलर्ट है और बैक्टेक है। फिर है कल्चर मेथड। तो अगर हम ये इससे लिखेंगे, तो अगर जैसे CVS का है तो हमने ब्लड लिया तो ब्लड कल्चर वाटर में डालेंगे। एक्सुडेट है तो ब्लड अगार मैकोंकी दोनों पे डालेंगे। स्टेराइल बॉडी फ्लूइड है तो भी ब्लड अगार प्लस मैकोंकी में डालेंगे। यूरिन का है तो भी यही है, सेम है, नहीं तो क्लेड डाल सकते हैं। स्टूल में हम सेलेनाइट एफप्रोड डालते हैं। और कोलेरा है तो TCBS डालते हैं। रेस्पिरेटरी है तो साथ में चॉकलेट अगार भी डालते हैं। और अगर डिफ्थेरिया ससेप्टेड है तो लूफलर सीरम स्लोब या फिर पोटेशियम टेलोराइट अगार। फिर हम स्पेसिमेन को इनोक्यूलेट करते हैं। तो इनोक्यूलेट का ये तो उसमें आता नहीं ज़्यादा। इनोक्यूलेशन स्लीक कल्चर कर सकते हैं, लिखते हैं, बाकी सारी टेक्निक्स है। इसमें यह है कि लॉन कल्चर हम करते हैं एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए बाय डिस्ट डिफ्यूजन। तो जिसमें भी हम AST लिखेंगे तो हम डिस्ट डिफ्यूजन लिख देंगे, बस एक ही है इसमें, बाकी कुछ इतना है नहीं, ये नहीं आता पेपर में। फिर है ये लिखना है कि इनिशियली केमिकल आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम। तो इनिशियली हम कैटालिस ऑक्सीडेज कर। फिर अगर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो उसके लिए ICOT टेस्ट करते हैं। I फॉर इंडोल, C फॉर सिट्रेट, U फॉर यूरिएज और T फॉर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो ये करते हैं हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए कोएगुलेज टेस्ट करते हैं, कैम टेस्ट करते हैं। और ये दो, और बाइल सोल्यूबिलिटी, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और विडिडेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बेसिट्रेसन ससेप्टिबिलिटी करते हैं ग्रुप A और ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर कैटालिस टेस्ट भी लिखते हैं सब में। ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, याद कर लेते हैं कि कैटालिस पॉजिटिव होता है स्टैफ और स्ट्रेप होता है कैटालिस नेगेटिव। ऑक्सीडेज पॉजिटिव में आता है सूडोमोनास, तो इसमें हम ऑक्सीडेज नेगेटिव याद कर लेते हैं, बाकी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे। ऑक्सीडेज नेगेटिव में है एंटीरोबैक्टीरिएसी और एसिनिटोबैक्टर। इंडोल करते हैं तो इंडोल में इकोलाई पॉजिटिव, प्रोटियस पॉजिटिव और विब्रियो पॉजिटिव। फिर है सिट्रेट, तो सिट्रेट पॉजिटिव किसमें होता है? सिट्रोबैक्टर में। तो ये मोस्टली वही प्रैक्टिकल वाले हो गए, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास, क्योंकि जो भी हम लैब डायग्नोसिस लिखेंगे उसमें तो नाम लिखने हैं। AST जिधर भी आएगी हमें डिस्ट डिफ्यूजन मेथड लिखना है। तो डिस्ट डिफ्यूजन में यही है, हम एक जो जोन ऑफ इनहिबिशन दिखेगा, तो अगर जोन ऑफ इनहिबिशन दिख रहा है तो मतलब वो सेंसिटिव एंटीबायोटिक से, और अगर जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं दिख रहा तो वो रेजिस्टेंट था। ये हम न्यूट्रिएंट अगार पे करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है खास इतना। मॉलिक्यूलर मेथड में हमें PCR ही डालना है हर जगह।
सॉफ्टवेयर है बस। तो इसकी कहीं भी डिटेल आती नहीं है, तो बस इतना ही था उसमें। यार एक्चुअली हेलो, हाँ बोलो। हाँ एएसटी पे ना एक्चुअली मैमसी में सेंटअप में जो था पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आया था जो केस दिया हुआ था, तो शायद पूर्व शास्त्री में पूरा भी नहीं दे रखा है इसमें एएसटी में, मतलब स्ट्रोक्स वाला भी होता है, अलग अलग होते हैं ना, जी तो आप एएसटी बताओ। इम्पोर्टेंट है। लाइक आई थिंक कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा प्रॉफ्स में। ठीक है, एएसटी कर लेते हैं। तो एएसटी में फिनोटिपिक होता है एएसटी और जीनोटिपिक होता है। फिनोटिपिक में डिस्क डिफ्यूजन मेथड आता है। डिस्क डिफ्यूजन में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है किर्बी बोस डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। डाइल्यूशन में ब्रॉड डाइल्यूशन है, अगार डाइल्यूशन है, फिर ई टेस्ट है और ऑटोमेटेड ईएसटी है। जीनोटिपिक में पीसीआर आता है। डिस्क डिफ्यूजन में कर्बी बोस डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट है। तो इसमें क्या है, हाँ डिस्क डिफ्यूजन किसके लिए करते हैं, रैपिडली ग्रोइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। तो ये हम स्लो ग्रोइंग के लिए नहीं करते, मोस्टली हम कॉलोनीज़ में ही परफॉर्म करते हैं। और स्पेसिमेन से भी, अगर स्पेसिमेन से करते हैं तो डायरेक्ट डिस्क डिफ्यूजन है, और अगर कॉलोनी से करते हैं तो कॉलोनी डिस्क डिफ्यूजन है। प्रोसीजर क्या है कॉलोनी डिस्क डिफ्यूजन का, तो कॉलोनी डीडी में हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक डिस्क को हम सुटेबल मीडिया पे इम्प्रेगनेट कर देंगे। और इसमें क्या है, एंटीबायोटिक डिस्क कमर्शियली अवेलेबल होगी तो स्टेराइल फिल्टर पेपर की डिस्क ले लेंगे और उसके ऊपर हम एंटीबायोटिक का सोल्यूशन डाल देंगे। मीडियम होता है मुलर हिंटन अगार, और बस इसमें यही है। इसमें तो क्या करना है, इतना सब कुछ है, ये मैं बाद में करेंगे, ये पढ़ के करेंगे, मुझे आता नहीं है। पहले सीवीएस कर लेते हैं, बाद में जनरल पे आएंगे। एक बार सीवीएस रिवाइज कर लेते हैं। तो सीवीएस में सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी से शुरू करते हैं। जो पहला डिसीज़ है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या मतलब है, बैक्टीरिया से होता है। एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन है तो माइक्रोबियल इन्वेजन से होगा। एंडोकार्डियम और हार्ट वॉल्व को इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पे बल्कि फ्राइएबल वेजिटेशंस बन जाती है। और उन वेजिटेशन में क्या होगा, प्लेटलेट होगा, फिब्रिन होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और माइक्रो कॉलोनीज होंगी। दो तरह का होता है, अक्यूट और सब अक्यूट। अक्यूट का मतलब है कि नॉर्मल कार्डियक वाल्व को इन्वॉल्व करेगा, और सब अक्यूट का क्या मतलब है कि जो प्रीवियसली डैमेज हार्ट है उसे इन्वॉल्व करेगा। अक्यूट का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, स्टाफ ऑरियस। सब अक्यूट का होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, और अगर प्रोस्टैटिक वाल्व पे हो रहा है तो कोन्स। पैथोजेनेसिस में अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कार्डियक डिफेक्ट है पहले से, प्रोस्टैटिक वॉल्व लगा हुआ है और आईवी कैथेटर है, तो इन सब की वजह से एक ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। और अगर इसके बाद कभी एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है तो उस एंडोथीलियल इंजरी की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट और फिब्रिन आ जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और फिर क्या, अब बैक्टीरिया आ गया तो साइट ऑफ बैक्टीरियल अटैचमेंट बन जाती है, ये जो थ्रोम्बस बनी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा और वो अटैच करके कॉलोनाइजेशन कर लेगा अपनी, और फिर उस सरफेस दैट सरफेस गेट्स कवर्ड विद प्लेटलेट एंड फाइब्रिन। और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे उतनी ज़्यादा वो वेजिटेशन बनती जाएगी। तो वेजिटेशन में क्या क्या है, प्लेटलेट्स है, फिब्रिन है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और ऑर्गेनिज्म है। और फिर अब इसकी मेटास्टेसिस हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कार्डियक होंगी, नॉन कार्डियक होंगी। कार्डियक में मरमर्स होंगे जो कि नए हो सकते हैं या फिर वर्सेंड हो सकते हैं। नॉन कार्डियक में वही जो सब में मतलब फीवर है, चिल है, स्वेट एनोरेक्सिया, माइल्जिया, आर्थरेल्जिया, और जिसमें अलग मतलब इसके अपने करेक्टरिस्टिक फीचर है, दे आर ओसलर्स, नोट्स एंड जेनवी लीशंस।
लैब डायग्नोसिस कैसे होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का? बाय मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। मेजर में क्या है कि पॉजिटिव ब्लड कल्चर होना चाहिए किसी भी एक से, या तो टिपिकली जो ऑर्गेनिज्म कोर्स करता है या फिर उसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म एंड उसका परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो रहा है। एंड तीसरा है कॉक्सिला बर्नेटी के लिए पॉजिटिव, या फिर IgG ग्रेटर देन 1:800। इसके अलावा दूसरा मेजर क्राइटेरिया क्या है? एनी वन ऑफ पॉजिटिव ECG और न्यू वॉल्वुलर रीगर्गिटेशन। माइनर में कोई भी प्रीडिस्पोजिशन, फीवर, वेस्कुलर फिनोमिना, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना या माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस हो। तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं? या तो दोनों मेजर प्रेजेंट है, एक मेजर और 3 माइनर प्रेजेंट है, और पांचों के पांचों माइनर प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट है नेटिव और एक तो स्टाफ ऑरियस से हो सकता है और एक विरिडेंस से हो सकता है। अगर प्रोस्थेटिक है तो दोनों में जेंटामाइसिन देनी है। नेटिव है, अगर स्टाफ ऑरियस से है तो मिथासिलिन सेंसिटिव है तो नेफ्सिलिन दे देंगे, मिथासिलिन रेजिस्टेंट है तो वेंकोमाइसिन देंगे, और अगर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है तो पेनिसिलिन या सेफ्ट्राक्सन देंगे। फिर हम आते हैं अक्यूट रूमेटिक फीवर में। मल्टी सिस्टम डिसीज़ है और अक्यूट रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस करता है। तो ये तब होता है, मतलब इसमें केस हिस्ट्री होगी कि ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, तो सभी रिजॉल्व कर जाते हैं इसके सिम्टम एक्सेप्ट रूमेटिक हार्ट डिसीज़। तो इसकी 2 थ्योरीज है। एक तो ऑटो इम्यून थ्योरी। ऑटो इम्यून थ्योरी में क्या आता है? मॉलिक्यूलर मिमिक्री, कि हमारी बॉडी ने M प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई थी लेकिन वो हार्ट के अगेंस्ट मतलब एक्ट कर रही है। दूसरा साइटोटॉक्सिक थ्योरी, कि जो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस है ये अपने टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जैसे कि स्ट्रेप्टोलाइसिन हो, जो कि हार्ट को डैमेज करता है। तो इसका हम जोन से याद रखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। J फॉर जॉइंट तो माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस, O हार्ट जैसा दिखता है तो पैनकार्डाइटिस, N से नोड्यूल सबक्यूटेनियस नोड्यूल, E से एरिथमा मार्जिनेटम और S से सिंडेनहम स्कोरिया। जोन्स क्राइटेरिया में मेजर होता है और माइनर क्राइटेरिया होता है। मेजर में लो रिस्क और हाई रिस्क होता है, सिमिलरली माइनर में भी लो रिस्क और हाई रिस्क होता है। लो रिस्क में क्या आता है हमारा कि वही सारे जोन्स वाले लिखने हैं। लो रिस्क में सिर्फ पॉलीआर्थराइटिस होगी और हाई रिस्क में मोनोपोली दोनों हो सकती है। माइनर क्राइटेरिया अलग है, पॉलीआर्थरेल्जिया मोनोआर्थरेल्जिया सेम है, दोनों में हाइपरपायरेक्सिया है और ECR एंड CRP एलिवेटेड है और PR इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेम है, बस इनिशियल में या तो 2 मेजर होंगे या फिर 1 मेजर और 2 माइनर होगा, और रिकरेंट में 2 मेजर और मतलब सेम ही है, 1 मेजर और 2 माइनर। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन होती है, और प्रिवेंशन यही है कि अगर कभी भी ग्रुप पे स्ट्रेप थ्रोट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, और सेकेंडरी में है लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पेनिसिलिन, और अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन। फिर एंटेरिक फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है और पैराटाइफी से होता है। दोनों क्या है? टाइफॉइडल साल्मोनेला। ग्राम नेगेटिव होता है साल्मोनेला, एंटीरोबैक्टर है। तो इसमें 2 एंटीजन होते हैं, O एंटीजन और H एंटीजन। O सेल वॉल में होता है, H फ्लैजेला में होता है। दे आर डिटेक्टेड बाय एग्लूटिनेशन। O कॉम्पैक्ट चौकी क्लम्प्स बनाता है और H लार्ज फ्लफी क्लम्प्स बनाता है। O एंड H के अलावा एक VI एंटीजन होता है जो कि वायरुलेंस देता है, और इसमें बस यही है। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि ये इंटेस्टाइन में आएंगे, इंटेस्टाइन में M सेल्स में ये रफल्स बना देंगे और फिर इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल्स में आएगा और फिर टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम से ये एपिथेलियम को क्रॉस करके सबम्यूकोसा में चला जाएगा, जहाँ पे मैक्रोफाज से इसकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। मैक्रोफाज में ये सर्वाइव करेगा बाय चेंजिंग इट्स LPS, और फिर ये मैक्रोफाज से जब ब्लड में आएगा तो प्राइमरी बैक्टीरियमिया होगा, वहाँ से बाकी ऑर्गन्स में जाके मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ से फिर ब्लड में आएगा तो सेकेंडरी बैक्टीरियमिया होगा। तो ये जो होता है हमारा एंटेरिक फीवर, इसमें स्ट्रेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर होता है। फर्स्ट वीक में हमें रोज स्पॉट्स दिखते हैं ट्रंक और चेस्ट में, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली होती है, और 3rd और 4th वीक में GI ब्लीडिंग और इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है। 2 तरह के कैरियर्स होते हैं, फीकल और यूरिनरी कैरियर्स। फीकल आर मोर कॉमन। तो स्पेसिमेन हम इसका कहाँ से लेते हैं? फर्स्ट वीक में
ब्लड लेंगे, सेकंड में सीरम लेंगे, थर्ड में यूरिन और स्टूल लेंगे। तो जो ब्लड कल्चर है 8 to 10 मिलीलीटर लेते हैं, 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करते हैं। ये नॉन हीमोलिटिक होती है और मैकोंकी पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होती है। फिर यूरिन को हम सेंट्रीफ्यूज करके मैकोंकी पे डालेंगे। स्टूल में एनरिचमेंट ब्रोथ डालेंगे जैसे कि सेलेनाइट, एफ ब्रोथ, और फिर इसे DCA या फिर XLD अगार में डालेंगे तो ब्लैक सेंटर दिखेगा, ग्राम नेगेटिव होता है। फिर इसके बायोकेमिकल मेथड आ जाएंगे, कैटालिस पॉजिटिव है, ऑक्सीडिस नेगेटिव है, गैस प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफी, और ऑटोमेटेड सब में माल्डीटोफ लिखना। एग्लूटिनेशन करते हैं और फिर आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या होता है कि हम इसका एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग H&O एंटीजन। तो ये 4 तरह के मतलब एंटीजन होते हैं, और उसके बाद एंटीजन डिटेक्शन बाय ELISA, PCR और AST बाय डिस्क डिफ्यूजन। ठीक है, इसके लिए हम सेफ्ट्राक्सोन देते हैं, और अगर ससेप्टिबल है तो फ्लोरोक्विनोल्स देंगे। रिजर्वायर को कंट्रोल करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन हमारी VI उससे बनती है, VI एंटीजन से बनती है। ठीक है, फिर आते हैं हम रिकेट्सिया पे। तो रिकेट्सिया में एक टाइफस ग्रुप होता है और एक स्पॉटेड फीवर ग्रुप होता है। रिकेट्सिया के 2 एंटीजन होते हैं, OMP एंटीजन और लोस एंटीजन। OMP एंटीजन सीरीज स्पीसीज स्पेसिफिक है तो इससे वैक्सीन बनती है। LOS एंटीजन ग्रुप स्पेसिफिक है तो इससे व्हील फिलिक्स रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटियस में भी सेम है, तो हम प्रोटियस के एंटीजन से इसकी मतलब टाइफस ग्रुप की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। आर्थ्रोपोड वेक्टर होता है, लिम्फेटिक से स्प्रेड करेगा, फाइनली एंडोथेलियल सेल पे जाके उनसे एडहेशन कर लेगा, और जो ये एडहेशन है इट इज़ मीडिएटेड बाय OMP A and B। फिर ये भी सेल के अंदर सर्वाइव करता है और फिर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, सीरोलॉजी में व्हील फिलिक्स टेस्ट है कि प्रोटियस के एंटीजन से इसकी एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिक में आता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर हम आते हैं टाइफस पे। तो टाइफस में सेम है, एपिडेमिक और एंडेमिक। बाकी भी अभी करें और बाद में करें। अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो एपिडेमिक टाइफस है। एपिडेमिक टाइफस कौन करता है, रिकेट्सिया प्रोवाज़ाकी। और इसमें अब इसके ना सभी का ये तो सेम ही होगा, पैथोजेनेसिस भी सेम है, सबकी सीरोलॉजी भी सेम है और ट्रीटमेंट भी सेम है। डिफरेंस क्या अब हमें पढ़ना है इसमें होता क्या है। तो जो एपिडेमिक टाइफस है इसमें क्या आता है, फीवर होगा, हेडेक होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा माइल्जिया आता है, तो इसीलिए इसे सुटामा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है माइल्जिया। इसमें रैश होते हैं, तो रैश इसमें अलग से क्यों होता है, क्योंकि ये फेस, पाम और सोल को स्पेयर करते हैं और अपर ट्रंक पे शुरू होते हैं। कॉम्प्लिकेशन कैन बी कोमा, टिपिकली रेफ्यूजी कैंप और प्रिजनर्स में देखने को मिलता है, और कुछ सालों बाद ये दोबारा आ सकता है, तो उसे कहते हैं ब्रिल जिंसर डिसीज़। फिर है एंडेमिक टाइफस, रिकेट्सिया टाइफस से होता है, माइल्डर डिसीज़ है। फिर आता है रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रिकेट्सिया रिकेट्सी से होता है। इसमें बस डिफरेंस क्या है कि इसमें रैश एक्सट्रीमिटीज़ पे भी होती है। फिर है इंडियन टिक टाइफस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकेट्सियल पोक्स पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं स्क्रब टाइफस पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रब टाइफस कहाँ पे होता है, स्क्रब की वेजिटेशन में। इसे शिगरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि शिगरोसिस, शिगर्स इसके लार्वा का नाम है जो ह्यूमंस पे फीड करता है। स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय ओरिएंशिया। तो इसमें एक ट्रायड दिखता है जो हम इसके नाम से याद कर सकते हैं। ओ लिम्फ नोड जैसा दिखता है तो लिम्फेडिनोपैथी होती है। आर से रैश है, ई से एस्कार है। ठीक है, तो ये इसका ट्रायड है, और इसमें भी फीवर, हेडेक, माइल्जिया, तो जितने भी CVS के डिसीज़ है ना, फीवर, हेडेक, माइल्जिया तो सब में ही है। बाकी इसमें भी स्क्रब टाइफस में भी हम व्हील फिलिक्स टेस्ट करते हैं, बाकी सारे सेम ही हैं, ट्रीटमेंट भी इसकी सेम ही है। फिर क्यू फीवर होता है कॉक्सिला बर्नेटी से। तो क्यू फीवर जूनोटिक डिसीज़ है, डस्ट इनहेलेशन से होता है। इसमें भी फीवर होगा। अलग क्या है, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस, CNS इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। क्रोनिक में एंडोकार्डाइटिस होती है। तो क्यू फीवर में हम क्या करते हैं, हम आइसोलेशन करते हैं, बाकी इसका सब कुछ सेम ही है।
बस इसकी ड्रग अलग है कि क्रॉनिक में हाइड्रोक्लोरोक्वीन देते हैं, लेकिन इतना आएगा नहीं। तो सिर्फ CVS में क्यू फीवर की वैक्सीन है। फिर हमारा लास्ट ब्रुसेलोसिस में, तो ब्रुसेलोसिस इज कोज्ड बाय ब्रुसेला। तो इसमें अनड्यूलेंट फीवर होता है, जो हमने ये पढ़ा था एंटेरिक फीवर, इसमें क्या था, स्टेप लैडर टाइप ऑफ फीवर है। लेकिन जो ब्रुसेला है इसमें अनड्यूलेंट फीवर है। ये भी जूनोटिक है, ये भी ब्लड से जाएगा ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स में जाएगा तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो ग्रैन्युलोमा बढ़ जाता है। ये भी इंट्रासेल्युलर सर्वाइव कर सकता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये ट्रिगर करता है। अक्यूट में इसका सेम है, नहीं हाँ, ये ब्रुसेला में भी ट्रायड होता है, ठीक है। ब्रुसेला में ट्रायड किसका होता है, नाइट स्वेट्स का, आर्थरेल्जिया का और हिपाटोस्प्लीनोमेगाली का, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, ब्रुसेला है तो HAN से, और टाइफाइड लाइक होता है, ये अंड्यूलेटिंग फीवर है जिसे माल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर कहते हैं। ओस्टियोमाइलाइटिस होती है जो कि स्केलेटल ट्यूबरक्यूलोसिस को मिमिक करती है। जो ब्रुसेला, इसमें बोन और ब्लड और बोन मारो से स्पेसिमेन ले सकते हैं। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले लेते हैं ब्लड का, लेकिन बोन मारो का बाद में भी ले सकते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, कैटालिस ऑक्सीडेस पॉजिटिव होता है। बाकी इसके सारे सेम ही हैं। तो मतलब डॉक्सीसाइक्लिन एक याद कर लो, बाकी तो हो ही जाएंगे। अगर CNS इन्वॉल्वमेंट है तो सेफ्ट्राक्सोन भी देंगे। एनिमल्स में प्रिवेंट कैसे करते हैं, टेस्टिंग करेंगे, एंड अगर कोई पॉजिटिव है तो स्लॉटर। और वैक्सीन इसकी भी होती है, दोनों में वैक्सीन है लाइव एटेनुएटेड। और ह्यूमंस में पास्चराइज्ड मिल्क लेना है, मतलब ऐसे मिल्क नहीं लेना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, अक्यूट रिमाटिक फीवर हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, रिकेट्सिया के इन्फेक्शन हो गए, स्क्रब्स हो गया, क्यू फीवर हो गया और ब्रुसेला हो गया। तो CVS के सारे इंपॉर्टेंट है। एक रहता है इसका बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरोसिस। तो लेप्टोस्पाइरोसिस होता है बस स्पायरोशीट्स। स्पायरो का मतलब होता है कोयल और शीट्स का मतलब होता है हेयर लाइक। तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, हेयर लाइक होता है, तो स्पायरली दिखता है। स्पायरली कोल्ड हेलिकल बेसिलाई होता है। ग्राम नेगेटिव होता है और इसमें एंडोफ्लेजिला होता है, जिसकी वजह से मोटाइल होता है, ठीक है। तो जो लेप्टोस्पायरा है, ये लेप्टोस्पायरोसिस करवाता है, जैसे व्हील्स डिसीज़ भी कहते हैं। व्हील फिलिक्स टेस्ट होता है हमारा रिकेट्सिया वालों के लिए, और व्हील्स डिसीज़ हम कहते हैं लेप्टोस्पायरोसिस को। इसमें होता है एक्सपोजर टू 3 आवर्स, मतलब रोडेंट्स, रेनफॉल और राइस फील्ड, ठीक है। उसके बाद है इसे अंडमान हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है लेप्टोस्पायरोसिस। इसके 2 फेज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज़ होता है हमारा सेप्टिसीमिक फेज़, जिसमें क्या है, ये म्यूकोजा या फिर एब्रेडेड स्किन से अंदर आएगा ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से ऑर्गन्स में चला जाएगा। तो एक सेप्टिसीमिया जैसा मतलब हो जाएगा सब कुछ। इसमें वेस्कुलर डैमेज होती है और ये टिश्यू को इन्वेड कर देगा, क्योंकि ये मोटाइल होता है और ये हाई एलुरोडोनेस को सिक्रीट करता है। सेकेंड फेज़ इम्यून फेज़ होता है, इसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, तो स्पायरोशीट्स विल डिसअपियर फ्रॉम ब्लड। अब जो एंटीबॉडी आई, उनका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर ये रीनल कॉलोनाइजेशन करेगा और वहाँ से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आती है, शुरू में तो माइल्ड एन इक्टेरिक फेब्राइल डिसीज़ होती है, मतलब फ्लू लाइक इलनेस होगी। और फिर व्हील्स डिसीज़ होगी। व्हील्स डिसीज़ इक्टेरिक इलनेस है, सीवियर फॉर्म है, और इसमें हिपाटोरीनल हेमरेज होती है, ठीक है। हाँ, तो इसकी लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। विदिन 10 डेज़ ऑफ इन्फेक्शन हम CSF और ब्लड ले सकते हैं। 10 to 30 डेज़ में हम यूरिन ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। सिंपल से नहीं होगा क्योंकि बहुत थिन है, तो हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पढ़ा था कि हम इसे थिक बनाते हैं बाय सिल्वर इम्प्रेगनेशन। कल्चर क्योंकि ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, तो हम इसे EMGH लिक्विड मीडिया में डालते हैं। सीरोलॉजी में वही, पहले IgM एंटीबॉडी बढ़ेगी, फिर IgG बढ़ेगी। एंटीबॉडी डिटेक्शन के 3 तरीके हैं। एक होता है जीनस स्पेसिफिक बाय ELISA एंड ICT, फिर होता है सीरोवार स्पेसिफिक बाय माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड, और फिर होता है क्रॉस एग्लूटिनेशन एंड एंटी
बॉडी टेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी भी डॉक्सीसाइक्लिन है। तो CVS के लिए तो एक डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब कुछ भी आना है तो डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सारे थे इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन CVS के। उसके बाद है HIV। HIV वायरस में आता है, तो नहीं, एक बैक्टीरिया में हमारा शुरू में ये रह गया फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो जो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है ये क्या है, मतलब इसका डेफिनेशन याद करनी है। तो प्रोलॉन्ग फेब्राइल इलनेस विदाउट एनी एस्टैब्लिश्ड इटियोलॉजी डिस्पाइट ऑफ इंटेंस इवेल्युएशन। तो फीवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वीक्स एंड नो नोन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। इन्फेक्शन से हो सकता है, नियोप्लाज्म से हो सकता है, SLE से हो सकता है, एंड बाकी आर अनडाइग्नोस्ड। तो इसके ये पूछते हैं एजेंट्स कौन कॉज करता है। तो CVS में जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, वो सारे इसमें डालने हैं। बैक्टीरिया में हमने अभी तक जो भी पढ़ा, साल्मोनेला, विरिडेंस, रिकेट्सिया, स्पायरोशीट्स। वायरस में मतलब ये सब कुछ जो भी CVS में है वो सारे से कॉज करेंगे। इट कैन बी इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर है जो CVS में ही ओरिजिनेट होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर है जो मल्टीप्लाई तो कहीं और करता है लेकिन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर 3 चीज़ें हैं। एक तो है हमारी सेप्सिस। सेप्सिस में क्या आता है, फीवर, हाइपोथर्मिया, चिल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकती, हाइपरवेंटिलेशन होगी। और सेप्सिस की हम असेसमेंट करते हैं बाय SOFA, सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। और सेप्टिक शॉक में क्या आता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, DIC वगैरह। ये तो वही है कि ब्लड कैसे लेना है हमें। और लैब डायग्नोसिस में भी वही है कि स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन मतलब क्या हमें लग रहा है कि क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोपी करेंगे। फिर सीरोलॉजिकल है और मॉलिक्यूलर है, इसमें तो सब कुछ सेम ही लिखना है हमें। ठीक है, ये हमारी हो गई बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद कुछ छोटा सा कर लेते हैं, बाद की बात में करेंगे। अभी क्या करना चाहोगे, जनरल या CBSE किधर क्या? HIV कर लेते हैं, उस पे क्वेश्चन क्या? HIV। ठीक है, हाँ। तो HIV का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो HIV में सबसे बाहर होता है एनवेलप। एनवेलप में होता है लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो एनवेलप के बीच में होता है इट इज़ GP41 और जो बाहर होता है इट इज़ GP120। एनवेलप के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड में कोर होती है, कोर के अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो इसमें ये P55 का मतलब क्या आता है, ऐसा प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 55 किलो डाल्टन। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीजेनिक वेरिएशन होती है क्योंकि जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये काफ़ी एरर प्रोन होता है। और मोस्टली हम जो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन बनाते हैं उसमें हम एंटीबॉडीज़ देते हैं एनवेलप के अगेंस्ट। तो और मोस्ट कॉमनली वेरिएशन भी एनवेलप में होती है, तो इसलिए वैक्सीन बनना इज़ नॉट ईजी या नहीं बन पाई। तो ये रेट्रोवायरस होता है, लेंटीवायरस फैमिली में आता है। 2 तरह का होता है, 1 and 2 बेस्ड ऑन एनवेलप। जीन्स 2 होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होता है, नॉन स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन में सबसे बाहर होता है एनवेलप। तो एनवेलप बनाने के लिए ENV, फिर अंदर की कोर बनाने के लिए GAG और एंजाइम के लिए POL। नॉन स्ट्रक्चरल में होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में आता है REV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए और नॉन एसेंशियल में VPR। पैथोजेनेसिस क्या, मोस्ट कॉमन सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिट होता है, लेकिन सेक्सुअल मोड से लोवेस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है। लीस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, लेकिन मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि HIV और होस्ट सेल को जो मतलब कि जो मतलब इनकी इंटरेक्शन होती है, तो एक मेन इंटरेक्शन होती है या मेन रिसेप्टर होता है जो कि CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेगा GP120, और दूसरा है को रिसेप्टर भी से चाहिए होता है जो कि होता है हमारा कीमोकाइन रिसेप्टर।
तो जब ये दोनों हो जाता है तो HIV होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो HIV का कौन सा पार्ट अंदर जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड, फिर उसकी अनकोटिंग होगी और वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और एंजाइम को रिलीज़ कर देगा। अब इसके ऊपर वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक्ट करेगा तो RNA DNA का एक हाइब्रिड बन जाएगा। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थे तो एक का DNA बन गया। अब एंडोन्यूक्लियस से वो RNA को हटा देगा, सिर्फ DNA बच जाएगा। ये रेप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड DNA बना देगा। तो कुछ DNA प्रोटीन्स बनाएगा, बाकी जो DNA है वो जीन्स प्लस इंटीग्रेस के साथ जुड़ के प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब इंटीग्रेस क्या करेगा? इसे होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करा देगा एंड इसे कहते हैं प्रोवायरस। डिसीज़ की प्रोग्रेशन कैसे होती है? सबसे पहले होता है एक्यूट HIV डिसीज़ या फिर एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम। इसमें क्या है कि HIV T सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, लिम्फ नोड और लिम्फोइड टिश्यू में जाता है और इन T सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। इसे कहते हैं प्राइमरी वायरीमिया, और ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है और T सेल काफ़ी कम हो जाएंगे और इस वायरीमिया को कहते हैं एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम। फिर है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, जिसे कहते हैं क्लिनिकल लेटेंसी। इसमें हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, वायरीमिया कम हो जाता है, T सेल नॉर्मल आ जाता है और जो HIV इन्फेक्टेड सेल है वो लिम्फ नोड में ही रहते हैं। फिर होता है पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इसमें बस नाम से पता चल रहा है लिम्फेडिनोपैथी रहती है। अब इसके बाद आता है सिम्प्टोमेटिक, कि ये जो T सेल थे जिनके अंदर HIV इन्फेक्टेड सेल पड़े थे, अब वो सारे T सेल मरने लग जाते हैं। तो T सेल विल फॉल, अनएक्सप्लेन डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगी और इसमें माइल्ड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है एड्स, जिसमें कि देयर विल बी रैपिड फॉल इन T सेल्स, वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड सारा का सारा लिम्फोइड टिश्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड इसमें आता है हमारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। फिर हम आते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में। क्लिनिकल डायग्नोसिस में एक होती है CDC क्लासिफिकेशन, जिसमें 9 स्टेज है, लेकिन हम जिसको मानते हैं दैट इज़ WHO क्लिनिकल स्टेजिंग विच वॉज रिवाइज्ड इन 2007। इसके 4 स्टेज होते हैं। पहले में आता है एसिम्प्टोमेटिक और पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। 2 में आता है मॉडरेट वेट लॉस विच इज़ अनएक्सप्लेन एंड छोटे मोटे इन्फेक्शन। 3 में आता है सीवियर वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, फीवर, जो कि 1 महीने तक सब कुछ पर्सिस्टेंट है और इसमें भी माइल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। स्टेज 4 में मेन है, इसमें HIV वेस्टिंग सिंड्रोम है, जैसे स्लिम डिसीज़ कहते हैं। वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, डायरिया बहुत ज़्यादा होगा, फीवर बहुत ज़्यादा होगा या ज़्यादा टाइम के लिए होगा। बैक्टीरियल में रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, TB, सेप्टिसीमिया। वायरल में HSV, CMV। फंगल में न्यूमोसिस्टिस, क्रिप्टोकोकोसिस, कैंडिडा। पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मा, लिशमैनिया। नियोप्लाजिया हो सकता है, लिम्फोमा, कापोसी सार्कोमा और बाकी डिसीजेस। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें पहले याद रखना 3 C's, जिसमें आता है कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और काउंसलिंग। तो हम एंटीबॉडी की डिटेक्शन करते हैं। एंटीबॉडी की डिटेक्शन में 2 तरह के टेस्ट है, स्क्रीनिंग और सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल हम स्क्रीनिंग की वैलिडेशन के लिए करते हैं। स्क्रीनिंग में टाइम कम लगता है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्हें हमें कंफर्म करना पड़ता है। HIV-1, HIV-2 दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा होता है एक, और एक होता है सिंपल या रैपिड। रैपिड और सिंपल वर्क्स ऑन डॉट ब्लॉट ऐसे डिपस्टिक टेस्ट या फिर ICT। एलाइजा में 2 तरह की किट्स होती है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। 3rd जनरेशन में आता है कि हम दोनों में एंटीजन लेते हैं। 3rd जनरेशन में हम रिकम्बिनेंट या सिंथेटिक एंटीजन लेते हैं। 4th जनरेशन में इसके साथ हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेते हैं। ठीक है, फिर रैपिड या सिंपल तो हो गया। अब एलाइजा 3 तरह का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और सैंडविच। सप्लीमेंटल में मोस्ट कॉमन है वेस्टर्न ब्लॉट, प्रिंसिपल होता है इम्यूनो ब्लॉट, और एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ये वाले जो भी इसके जीन्स थे। एंटीजन एंटीबॉडी के बैंड्स दिखेंगे हमें नाइट्रोसेल्यूलोज स्ट्रिप पे। तो ये बाकी ऐसा ही है। फिर है हम P24 एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय 4th जनरेशन एलाइजा। RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय RT-PCR। DNA को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय PCR इन पीडियाट्रिक पेशेंट। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है कि T सेल को काउंट कर लो। फिर होती है नार्को स्ट्रेटजी, होती है इंडिया जैसे मतलब इंडिया में होती है, क्योंकि
लाइक सभी के लिए ये सारे टेस्ट नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटजी मल्टीएस एल्गोरिथम 4 होती है। पहली करते हैं हम ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लांटेशन की सेफ्टी के लिए। दूसरी करते हैं हम प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन जानने के लिए। दूसरी में 2A है और 2B है। 2B करते हैं हम जिसको एड्स के सिम्टम्स है। 3 करते हैं हम एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में HIV को डिटेक्ट करने के लिए या फिर एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए सर्जरी से पहले। एल्गोरिथम 1 में सिर्फ एक टेस्ट किट रिक्वायर्ड है, 2 में 2 और 3 में 3 टेस्ट किट। तो ये सारा यही है कि सभी पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगा, वरना बाकी तो वो देख लेना। ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है। गोल्स क्या होते हैं? एक तो क्लिनिकल कि सिम्टम्स कम रहे, वायरोलॉजिकल है कि वायरस का लोड कम रहे, इम्यूनोलॉजिकल है कि इम्यूनिटी बढ़े और ट्रांसमिशन कम हो। फिर जो नाको ने 2018 में स्ट्रेटजी दी थी, हार्ट स्ट्रेटजी, जिसमें 3 ड्रग्स देनी है, 2 NRTIs और 1 NNRTI। HIV 2 है अगर तो NNRTI की जगह प्रोटीएज इनहिबिटर देंगे। ये ART स्टार्ट करने से पहले हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को ट्रीट करना आता है और निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए पहले से ही प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम क्या देते हैं? TL + LR रेजिमेन। TL से टीनोफोवीर और लेमिविडिन, LR से लोपिनावीर और रिटोनावीर। विदिन 2 आवर्स स्टार्ट कर देंगे और 28 डेज के लिए देंगे। तो ये था हमारा एक्चुअली एक्सक्यूज मी, ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, ये एक्चुअली जो आपने बताया ये ऑल्टरनेटिव रेजिमेन है जो मेन देते हैं इन मोर देन 10 इयर्स एंड मोर देन 30 kg वेट, उसमें TL + D देते हैं, डोलूटेग्राविर, जो और ऑल्टरनेटिव रेजिमेन में ये आता है। बट ये रेजिमेन जो होता है लेस देन 6 वीक में यही देते हैं, TL + LR। उसमें T नहीं होता, Z होता है। तो ये मैं बता सकता हूँ अगर ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस बताना था। हाँ बता दो। तो जैसे ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट देखे तो 2 चीजें होती है। एक होता है जो नाको का है, नाको इंडिया का है। दूसरा होता है WHO का। तो नाको में है TEL, टेल रेजिमेन होता है। T से हो गया टीनोफोविर, E से हो गया एफाविरेंस और L से हो गया लैमोविडिन, ठीक है। और जो WHO रेजिमेन है उसमें टेड होता है, टीनोफोविर, E से अब हो गया एमटीसीटापिन और D से डोलूटेग्राविर। तो डोलूटेग्राविर जो होता है इंटीग्रेज इनहिबिटर होता है। और अब ये जो वैसे टेल रेजिमेन था उसमें टीनोफोविर जो था वो है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एफाविरेंस जो होता है वो होता है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर RTI होता है। और जो तीसरा कौन सा बोला? लैमिविडीन होता है न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर RTI। और अब टेड रेजिमेन में टीनोफोविर भाई न्यूक्लियोटाइड वाला हो गया और एमटीसीटापिन जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड वाला होता है और डोलूटेग्राविर होता है इंटीग्रेज इनहिबिटर। बट जो टीनोफोविर होता है ना वो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। दूसरी बात, रीनल फेलियर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो जब भी बच्चा देखे तो उसमें टीनोफोविर को रिप्लेस कर दो ज़िडोवुडीन से। तो इसलिए जैसे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में भी देखते हैं, तो उस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में जो चॉइस होती है वो होती है TLD। T से हो गया टीनोफोविर, L से हो गया लैमिविडीन, D से हो गया डोलूटेग्राविर। तो ये होती है किसमें? अबव 10 इयर्स एंड अबव 30 kg वेट। तो अगर 10 इयर्स से कम का बच्चा है तो बच्चों में मैंने बोला टीनोफोविर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है, टीनोफोविर जो होता है न्यूक्लियोटाइड RTI होता है और ये कराता है रिकेट्स, कराता है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। तो इसलिए ये नहीं दे सकते। तो इसके बदले हम देते हैं न्यूक्लियोसाइड RTI देते हैं, वो होता है ज़िडोवुडीन, ठीक है। AZT हमें पता ही है, ज़िडोवुडीन अज़िडोथाइमिडीन जो होता है, तो वो देते हैं। तो TLD हो गया हमारे बड़ों में। अगर लेस देन 10 ईयर है तो हम देंगे ZLD, T को रिप्लेस कर दिया बेसिकली Z से। और अगर और छोटा है, 6 ईयर से भी कम है, तो D को भी रिप्लेस कर देते हैं LR से। LR जो होता है वो होता है रिटोनाविर प्लस L से एक और प्रोटीज इनहिबिटर होता है,
शायद लिसिनोप्रेविर कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसका भी रैशनल ये बता देता हूँ मैं, R प्लस L क्यों देते हैं एक साथ, दोनों प्रोटीज इनहिबिटर है। बेसिकली रीजन होता है कि जो प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम इंड्यूसर भी होते हैं, सॉरी एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं और एंजाइम का सबस्ट्रेट भी होते हैं। बट रिटोनाविर जो होता है वो मैक्सिमम एंजाइम इनहिबिटर होता है, तो इसलिए लो डोज ऑफ रिटोनाविर हमेशा कंबाइन कर देते हैं बाकी सारे प्रोटीज इनहिबिटर से, ताकि उनकी डोज बढ़ी हुई रहे अपने ब्लड में, तो इसलिए एक्शन प्रोलॉन्ग रहता है। तो ये रैशनल होता है एल और आर रेजिमेन का, एल आर एक साथ देने का। तो ये होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। और अगर बड़ों में देखें तो जैसे ये मैंने बता दिया, मेन चॉइस तो होती है TLD की। इसके ऑल्टरनेटिवली देना है तो TEL भी दे सकते हैं और TLLR भी दे सकते हैं। मतलब ये जो अभी रेजिमेन लिखा ना, ये ऑल्टरनेटिव रेजिमेन। तो दिस वाज फॉर दैट प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, बस बाकी शाम में करते हैं। तुम्हारा हो गया क्या एग्ज़ाम थ्योरी का? हमारा एक्चुअली माइक्रो का रहता है, बाकी फार्मा और पैथ का तो हो गया। अच्छा, चलो।